अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था वो था KMT मींस काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। आज हम उसी अपने लेक्चर को मजीद एक्सटेंड करेंगे, आगे को बढ़ाएंगे। समझ लीजिएगा, इस तरह के ये प्रीवियस लेक्चर का एक पार्ट है। आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। आज हम करेंगे काइनेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है काइनेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, काइनेटिक इक्वेशन को हम गैस इक्वेशन भी कहते हैं। गैस इक्वेशन, नॉट अ जर्नल गैस इक्वेशन, ओनली गैस इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन, गैस इक्वेशन मतलब सेम है। थर्ड नाम भी इसका है क्लैसियस इक्वेशन, क्लैसियस काइनेटिक इक्वेशन, ऐसे भी वो पूछ सकता है, या क्लैसियस गैस इक्वेशन। आपको इस साइंटिस्ट का नेम भी साथ में आएगा और आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए। जब हमने इंट्रोडक्शन किया था लास्ट टाइम KMT का, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि क्लासियस वो साइंटिस्ट था जिसने KMT की थ्योरी को एक तो एक्सटेंड किया था, उसको उसके ऊपर तमाम ऑब्जर्वेशन, तमाम अजम्पशन जो थी उन अजम्पशन को उसने फुलफिल किया था, प्लस जितने भी गैस लॉज थे उन तमाम को उसने प्रूव भी किया था KMT को रख के, KMT को सामने रख के। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या कहेंगे? काइनेटिक इक्वेशन, गैस इक्वेशन या क्लैसियस इक्वेशन या क्लैसियस गैस इक्वेशन। अब समझिएगा, काइनेटिक इक्वेशन दी किसने? आपको पता चल ही गया अभी तक। काइनेटिक इक्वेशन दी है क्लैसियस ने। तो उसको उसने ये इक्वेशन दी कैसे? जैसे आपके पास एक इक्वेशन है ना, जनरल गैस इक्वेशन, क्या? PV इज इक्वल टू NRT। तो वो इक्वेशन कहां से आई थी? इसी तरह इसने भी, क्लैसियस ने भी आपको एक इक्वेशन दी है। वो इक्वेशन सिर्फ इक्वेशन लिखी है आपकी बुक में, आपकी बुक में इक्वेशन को ड्राइव करके नहीं बताया हुआ। हम भी इक्वेशन ही लिखेंगे, आप अपने सिलेबस में लास्ट चैप्टर में जाके उस इक्वेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना मैं कुछ चीजें लेने लगा हूं कि ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। ये देखिए, आपके पास एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 गैस के मॉलिक्यूल्स लिए। अब देखिएगा ध्यान से, काइनेटिक इक्वेशन क्यों बनाई उसने? काइनेटिक इक्वेशन क्लैसियस ने क्यों बनाई? उसने इस वजह से बनाई, उसने कहा कि मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, उस इक्वेशन के अंदर ना मेरे पास जितने भी पास्टुलेट्स है ना, वो तमाम पास्टुलेट्स उस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करता हूं कि क्या वो तमाम 8 के 8 पास्टुलेट्स क्या पूरे उतरते हैं, फुलफिल करते हैं उस इक्वेशन को। और उसके बाद उसने ये कहा कि मैं ना इन तमाम 8 के 8 जो पास्टुलेट्स है ना, इनको पूरा करने के बाद मैं एक इक्वेशन बनाऊं ताकि उस इक्वेशन की मदद से मैं ना गैस लॉज जो कि आपके पास है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, डाल्टन लॉ और ग्राहम्स लॉ, इन 5 के 5 लॉ को मैं क्या करता हूं? प्रूव करता हूं। मतलब उनकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करता हूं अपनी इक्वेशन की मदद से। और वो इक्वेशन क्या थी? हम उस इक्वेशन के ऊपर चलते हैं। इक्वेशन थी आपके पास PV इज इक्वल टू 1/3 M, स्मॉल m, कैपिटल M, कैपिटल C, C के साथ ऊपर स्केयर और ऐसे बार। ये है क्लैसियस इक्वेशन। ये है आपके पास काइनेटिक इक्वेशन। ये है आपके पास गैस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन उसने बनाई कैसे? ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन उसने बनाई भला किस तरह है? वो 8 के 8 पास्टुलेट्स को ना उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके ना फिर उसने ये इक्वेशन बनाई। अब मैं आपको वैसे ही समझाने लगा और मैं शॉर्ट से कहता हूं, जैसे मैं आपको बताने लगा हूं ना, कोई भी टीचर आपको इस तरह नहीं बता पाएगा। अब खुद ऑब्जर्व करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले क्या लिया? सिलेंडर लिया। सिलेंडर के अंदर मैंने 8 गैस के मॉलिक्यूल्स लिए हैं। आपको पता है सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स लामहदूद हो सकते हैं, जितने मर्जी अनलिमिटेड हो सकते हैं। मैंने 8 क्यों लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा, हर चीज के लिए लॉजिक दूंगा आपको। देखिए उसके बाद क्या किया मैंने, सबसे पहला पासवर्ड अपने माइंड में ले आए। पहला पासवर्ड क्या था? उसने क्या था, जो आपकी गैस होगी सिलेंडर में, उसके गैस के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसको हम मोल बोलेंगे। तो इस सिलेंडर के अंदर मैंने गैस ली, ये गैस के 8 पार्टिकल्स हैं। क्या इनको मैं मॉलिक्यूल कह सकता हूं गैस के? बिल्कुल मैं कह सकता हूं। इसका मतलब है नंबर 1 पास्टुलेट इसके ऊपर पूरा उतरा।
सेकंड पॉस्टुलेट क्या था, उसने कहा था केएमटी ने, मतलब थ्री जो 4-5 जो साइंटिस्ट केमिस्ट थे ना, उन्होंने कहा था कि सेकंड पॉस्टुलेट आपने, सेकंड मफरूजा, सेकंड अजम्पशन आपने ये रखनी है कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स है ना वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रैंडम मोशन है और वो फिर कोलाइड करने के बाद कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करेंगे। अब ये गैस के मॉलिक्यूल 8 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपस में कोलाइड करेंगे ना, क्योंकि ये आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा उनमें गैप होता है ना गैप, ये आपस में टकराएंगे और आपस में तो टकराएंगे लेकिन वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी, इसकी कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराएंगे। ऐसा ही है। नंबर 2 भी मैंने पास्टुलेट है ना वो फुलफिल आपको कर दी। किसने फुलफिल करके दी? क्लैशियस ने। अब आगे देखिएगा नंबर 3 उसने क्या कहा, उसने कहा जब ये अपनी वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराएंगे ना तो ये एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, यानी कि प्रेशर देंगे। अब भी आपने ना ये नंबर 3 पॉस्टुलेट ना थोड़ी देर के लिए रोकना है, मैं आपको बताता हूं एंड पे क्यों। नंबर 4 पे चलो। नंबर 4 उसने क्या कहा था, उसने कहा था ये गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस किया, ये गैस के मॉलिक्यूल्स में हमेशा स्पेस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में और एज कंपेयर टू लिक्विड में। ओके स्टूडेंट्स, अब नंबर 5 पे जरा चलें। नंबर 5 जो कि मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाया भी था, मैंने उसके ऊपर बॉक्स भी बना के आपको बताया था। क्या? अगर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की जो है स्पेस वो काफी ज्यादा है तो समझ लीजिएगा उसमें नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी अट्रैक्शन की फोर्स नहीं होगी, ये आपको पता है ना। तो इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये किसने कहा? क्लैशियस ने कहा। अब वो देखो, वो पूरा वो एक कंटेनर में गैस ले रहा है, गैस लेके वो हर एक पास्टुलेट को उसके ऊपर फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। नंबर 6 की बात करते हैं। उसने नंबर 6 था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। देखो ये 8 पार्टिकल्स हैं, 8 मॉलिक्यूल्स हैं किसके? गैस के। इन तमाम 8 के 8 मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि ये मतलब एक दूसरे से बहुत दूर दूर ऐसे फैले हुए हैं, इसलिए आपको कंटेनर के ऊपर फुल कंटेनर आपको भरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही है। अब इन तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स को ऐसे सेपरेट कर लो। सेपरेट करने के बाद ये इस तरह एक साइड पे, कंटेनर की एक साइड पे ऐसे ये जमा हो जाएंगे, तो बाकी कंटेनर खाली रहेगा ना। तो इसका मतलब मुझे बताओ, जो वॉल्यूम ऑफ ये गैस है, जिसको आपने, जिस गैस के 8 के 8 पार्टिकल्स को, 8 के 8 मॉलिक्यूल्स को आपने इकट्ठा करके कंटेनर की राइट साइड पे आपने जमा कर लिया, क्या इनका वॉल्यूम ज्यादा है कि बाकी जो स्पेस बची है कंटेनर का उसका वॉल्यूम ज्यादा है? ऑफ कोर्स कंटेनर की बाकी जो स्पेस है उसका वॉल्यूम ज्यादा है। सो आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस वेरी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बहुत ज्यादा कम है, मतलब जीरो है। ओके स्टूडेंट, ये भी फुलफिल होगी। क्या? पोस्टुलेट्स। अब नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 उसने कहा था नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करेगी। तो क्या इनके ऊपर कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है? नहीं इफेक्ट कर रही, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स तो आपको एक सिलेंडर में दिखाई दे रहे हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी तब लगती है, स्टूडेंट्स एक बात को याद रखें, मैं फिजिक्स में भी अक्सर बताया करता हूँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तब लगती है जब आपकी कोई चीज मैस रखती हो, वजन रखती हो। जैसे मिसाल के तौर पर एयर में आपको ऑक्सीजन गैस नजर आती है ना, तो अगर एयर गैस हवा में होती है, हाँ जमीन से ऊपर होती है, अगर ऑक्सीजन का भारीपन होता ना, ऑक्सीजन की डेंसिटी होती, तो जमीन उसको अपनी तरफ खींचती और वो ऑक्सीजन जमीन के साथ जुड़ जाती और हमें ऑक्सीजन जमीन के ऊपर दिखती नजर आती, ना कि हवा में। ओके स्टूडेंट्स, अब नंबर 8 आपके पास क्या था कि काइनेटिक एनर्जी किसकी? इन गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेंपरेचर में। मतलब जैसे ही क्लैशेस ने इनको हीट अप करेगा एब्सोल्यूट टेंपरेचर में, मतलब फर्ज करें पहले इसका 30 केल्विन था, इसका टेम्परेचर 30 से 40 करेगा ना, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जैसे ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम कर दोगे काइनेटिक एनर्जी कम कर देगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड ड्यू टू मोशन। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो ना सिलेंडर का, जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना, नीचे आग का टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, लेकिन फोर्सफुली टकराएंगे, क्योंकि अब टेम्परेचर नीचे से बढ़ गया है, उनके अंदर हरारत पैदा हो गई है, गर्मी पैदा हो गई है गैस के मॉलिक्यूल के अंदर। वो एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद क्या करेंगे? टकराने के बाद एक दूसरे को एनर्जी से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उनको धकेलेंगे, कहेंगे मेरे से दूर चल जा। हर गैस का मॉलिक्यूल यही चाहेगा कि मैं दूसरे को एक दूसरे से बाहर फेंकूं। ओके स्टूडेंट्स, अब 7 पासवर्ड पूरे उतर गए। नंबर लास्ट पासवर्ड जो कि नंबर 3 था कि एक्सर्ट गैस व्हेन दे कोलाइड दे एक्सर्ट गैस दे एक्सर्ट प्रेशर। स्टूडेंट्स
जब ये आपस में कंटेनर की वॉल से टकराएंगे ना, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो ये प्रेशर छोड़ेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। यही था काइनेटिक इक्वेशन, जो कि आप स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती कैसे बन गई। काइनेटिक इक्वेशन क्या? काइनेटिक इक्वेशन ये जो उसने बनाई है ना, ये 1/3 mnc² बार, ये इक्वेशन उसने क्या बनाई कि मैं ये देखूं कि प्रेशर कितना बना रहे हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स, प्रेशर कितना बना रहे हैं, ये देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बात समझ में आई? आई होप सो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें, अब यहां से ना आपको ना थोड़ी सी चीजें बताने वाली हैं। ये 1/3 का तो आपको मतलब समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा, एम का क्या मतलब है? स्मॉल एम है स्टूडेंट्स। एम का मतलब है एम इज मैस ऑफ वन मोलिक्यूल। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, मैंने टोटल गैस के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 8 मॉलिक्यूल आई हैव टेकन इन दिस सिलेंडर। मैंने 8 मॉलिक्यूल लिए हैं इस सिलेंडर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन एम, ये इक्वेशन में जो आपको एम नजर आ रहा है ना, ये एक मॉलिक्यूल के मास को जाहिर कर रहा है। एक मॉलिक्यूल के, फर्ज करो पहले मॉलिक्यूल का मास है 10, दूसरे का है 20, तीसरे का है 30, चौथे का है 40, पांचवें का है 50, छठे का है 60, सातवें का है 70, आठवें का है 80। तो हर एक गैस के मॉलिक्यूल को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है एम, यानी कि एक मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, नॉट मास ऑफ ओवरऑल मॉलिक्यूल, नहीं, एक मास के मॉलिक्यूल में इस इक्वेशन में ये जो एम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये एन, कैपिटल एन, ये क्या है? ध्यान से समझना आपने हर चीजों को। कैपिटल एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लें स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताएं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने कितने लिए हैं कंटेनर में? आई हैव टेकन 8 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस कंटेनर। मैंने 8 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए हैं इस कंटेनर के अंदर। तो इसका मतलब है जो एन, टोटल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 8। एन की जगह मैं 8 लिख सकता हूं, और एम की जगह मैं क्या लिखूंगा? m1 होगा मेरा, क्योंकि m रिप्रेजेंट कर रहा है वन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं मेरे पास, तो 8 हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये नहीं कि टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं, यानी कि आपको 10 और 20 30 हो गया, 30 में फिर 30 प्लस किया, 60 में 40 प्लस करो, 100 में आप 50 प्लस कर दो, तो वो आपके पास आ गया 150 में 60 प्लस करो, 210 में फिर 70 प्लस करो, 280 में फिर 80 प्लस करो, 360। तो आपको सर 360 ओवरऑल इनके मैस को प्लस करके ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं इस सिलेंडर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आ गई सी स्केयर बार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स को, जो कि समझ में नहीं आता। ये देखें, मैं लिखता हूं पहले सी, मैंने लिखा स्केयर ऐसे बार। अब ध्यान से समझिएगा, मैं पहले इसका मतलब लिखता हूं, मीन स्केयर वेलोसिटी। आप कहोगे लो जी, इसमें वेलोसिटी कहां से आ गई? फिजिक्स की टर्म केमिस्ट्री में आ गई, आती है आपको, अभी पता ही नहीं है। मैंने जब फिजिक्स आपको पढ़ाई थी, पहला मैंने लेक्चर आपको दिया था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में, मैंने आपको बताया था एक्चुअल में फिजिक्स, ये केमिस्ट्री जो है ये फिजिक्स की ब्रांच है, ये साइंस की ब्रांच नहीं है। फिजिक्स से ही सारी चीजें निकली हुई हैं। अब ध्यान से समझिएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या है? मोशन करने की स्पीड, यानी कि कम है कि ज्यादा है, कितनी स्पीड हो गई है। अब देखना, फिजिक्स में हम ना वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं, उसका सिंबल v होता है, लेकिन केमिस्ट्री में आपने अपने माइंड में रखना है, केमिस्ट्री में c से वेलोसिटी को जाहिर करते हैं। अगर केमिस्ट्री में आपने किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स में, किसी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को, या किसी भी आपने लिक्विड के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बतानी है ना, तो c से रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल C से। अब आपको पता है ये c फिजिक्स में क्या कहलाता है? स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा ही है ना। लेकिन ये टर्म आपने याद रखी, ये छोटी छोटी टर्म्स ऐसी होती हैं, ये आपको डिफिकल्ट लगती हैं, और मुझे पता है आपको डिफिकल्ट क्यों लगेंगी, क्योंकि ये सारी चीजें हमने मतलब समझने कि हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर ली हैं। इसी वजह, ये छोटी छोटी चीजें ही जब इंसान को समझ में नहीं आती, इंसान का जो पूरा कंसेप्ट है ना खराब हो जाता है। इसी तरह की बहुत ज्यादा आगे ऐसी, आगे वाले चैप्टर्स में ऐसी चीजें आएंगी, ऐसे सिंबल्स आएंगे जो कि आप फिजिक्स में उनका मीनिंग कुछ होगा, केमिस्ट्री में उनका मीनिंग कुछ और होगा, ऐसे ही। अब देखिएगा, सी का मतलब हो गया वेलोसिटी। अब स्केयर, स्केयर तो आपको पता ऊपर 2 आया, ये तो आपको पता चल गया। अब ये मीन क्या है? अब मीन किसे कहते हैं? बार को मीन कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो 10th क्लास का आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा हुआ है, मीन मीडियन मोड वाला, जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फिर आपने मोड पढ़ा, मीडियन पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, वेरिएंस पढ़ा, ऐसा ही है। अब एक बात देखें, अरिथमेटिक मीन को मीन कहते हैं। याद है अरिथमेटिक मीन का सिंबल क्या होता था? एक्स के ऊपर ऐसे बार,
और अरिथमेटिक मीन को हम खाली मीन भी कहते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स को किसी टीचर ने बताया हो ना अच्छी तरह, तो उसने आपको बताया होगा कि अरिथमेटिक मीन को खाली मीन भी कहते हैं। और खाली मीन किस तरह निकलता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर फर्ज करो मेरे पास ये 8 मॉलिक्यूल है ना, तो पहले मॉलिक्यूल की मेरे पास कितनी थी, मेरे पास मैथ कितना था 10, दूसरे का 20, मैंने प्लस किया 20, फिर प्लस 30, फिर प्लस 40, फिर प्लस 50, फिर प्लस 60, फिर प्लस 70 और फिर प्लस 80। तो इन तमाम को जमा करने के बाद इनके टोटल नंबर कितने हैं, 8 हैं, तो मैंने 8 पे डिवाइड कर दी, यानी कि मेरे पास आया था 360 डिवाइडेड बाय 8। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स बार का जवाब आ जाएगा, जो कि मेरे पास मीन कहलाता है। अब एक्स, वहां पे हम टर्म एक्स यूज करते हैं बार के नीचे, यहाँ पे आप वेलोसिटी, यानी कि आप वेलोसिटीज तीन, ये तमाम, ये मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 8 मॉलिक्यूल्स हैं। इन 8 के 8 मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी वो अलग-अलग आएगी। क्यों? क्योंकि इनका मैस अलग-अलग है। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हर एक का मैस अलग-अलग है, पहले का 10, दूसरे का 20, तीसरे का 30, चौथे का 40, पांचवें का 50, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, अब देखो, क्योंकि इनकी मैस अलग-अलग है, इसका मतलब है तमाम की वेलोसिटीज अलग-अलग होंगी, और तमाम की वेलोसिटीज को हम ओवरऑल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास 8 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास एक्स बार आएगा, यानी कि यहाँ पर एक्स बार आएगा, यहाँ पर सी बार आएगा, और ऊपर स्केयर। अब ये स्केयर मैं आपको निकाल के अभी बताता हूँ, ये स्केयर का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, स्केयर की अभी आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। स्केयर के आप कहोगे सर एक्स बार मतलब सी बार समझ आ गया कि तमाम वेलोसिटीज को ना आपने ना जमा करके ना सारे और उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर डिवाइड कर दिया। ये मैंने इस तरह किया है, ये ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिख देता हूँ। मैंने ये किया है C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन। अब N1 N2 N3 वो तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ N तो मेरे पास 8 है, तो मैं इसकी जगह कैपिटल N लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मेरी इक्वेशन में भी N मुझे क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं ये लिख लेता हूँ, ध्यान से स्टूडेंट्स आपने देखना है, इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब ये C1 C2 C3 और सो ऑन 8 तक मैंने नहीं है ना। सो ऑन का मतलब है इस सिलेंडर में, तो आपको मैंने पहले बताया लामहदूद होंगे गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब इनको प्लस करके n पे डिवाइड करेंगे ना, हमारे पास C बार का जवाब आएगा। सी हमें जवाब चाहिए सी स्केयर बार। तो स्केयर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है पहले हमें ये तीनों जो वेलोसिटीज है ना, जितनी भी वेलोसिटीज हैं C1 C2 C3 सो ऑन, इनका पहले स्केयर लेना पड़ेगा। स्केयर लेने के बाद फिर इनको ऐड करना पड़ेगा, और फिर मैंने एन पे डिवाइड करना। मींस कैसे, ये ऐसे आया होगा, कैसे, ये देखिएगा, C1 का स्केयर प्लस C2 का स्केयर प्लस C3 का स्केयर प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n। इनका स्केयर लिया पहले, फिर उसको n पे डिवाइड किया, तो आपके पास ये आएगा। मैं ना इस टर्म से आपको बताता हूँ, आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगा। ये ऐसे आया होगा, देखें, मैंने पहले लिया 10 में प्लस किया, 20 20 में 30 30 में 40 40 में 50 50 में 60 60 में 70 और 70 में 80 प्लस करके 360 आया मेरे पास। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जवाब आए एक्स स्केयर बार, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 10 का स्केयर लूंगा। 10 का स्केयर लिया, क्या आया 100, प्लस किया मैंने फिर प्लस किया 20 का स्केयर 200, 30 का स्केयर प्लस 300। इस तरह करते करते मैं 800 तक, सो ऑन 800 तक मैं चला गया। अब इन तमाम वैल्यूज को जब मैं प्लस करूंगा, प्लस करने के बाद मैंने 8 के ऊपर इनको डिवाइड करना है। अब प्लस करते हैं, 100 में 200 प्लस किया तो स्टूडेंट्स 300, 3 में 3 प्लस किया 6, 6 में हमने 400 प्लस किया तो 1000, 1000 में 500 प्लस किया तो 1500, 1500 में हमने 600 प्लस किया तो 2100, 2100 में मैंने 700 प्लस किया, मेरे पास आएगा 2800, 2800 में मैंने 800 प्लस किया तो मेरे पास 3600, यानी कि 3600 ले स्टूडेंट्स। 3600 को 8 पे तकसीम करेंगे, फिर मेरे पास क्या आंसर आएगा, एक्स स्केयर बार। पहले अगर मैंने खाली एक्स बार निकालना है ना, तो मेरे पास आएगा 360। अगर मैंने एक्स स्केयर बार निकालना है ना, फिर मेरे पास आएगा 3600 को डिवाइडेड बाय 8 करूंगा, फिर मेरे पास जवाब आएगा। ये टर्म है। अगर आपको मैथ अगर आपको अच्छी तरह आता है ना, तो ये चीज आप मेरी बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होगे। अब देखिएगा, ये इस तरह आपके पास आया, ये आपका क्या कहलाता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, ऐसी वेलोसिटी जिसमें हम क्या करते हैं,
कंटेनर के अंदर हमारे पास जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उनकी पहले वेलोसिटी लेते हैं, उनका स्केल, उनकी तमाम वेलोसिटी का स्केल लेते हैं और उनको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। जितने भी हमारे पास आते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास मीन स्केयर वेलोसिटी आ जाती है। अब स्टूडेंट्स एक और टर्म आपकी बुक में यूज होती है, वो है रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। ये क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए समझना। ये रूट मीन स्केयर वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा एक चीज आपको बताना मैं भूल गया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ना एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि देखो एवरेज का मतलब ये होता है 2 3 4 चीजों को, जितनी भी आपके पास वैल्यूज हो ना, उन तमाम वैल्यूज को प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर डिवाइड कर देना एवरेज कहलाता है। तो मीन एवरेज एक ही मतलब होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पहले मैं लिखता हूं, ये आपके पास आएगा, आया क्या है, इक्वेशन आई कैसे है। इक्वेशन आपकी बुक में सिर्फ इक्वेशन लिखी हुई है, मैं आपको ड्राइव करके भी बताऊंगा। ये देखिएगा, ये इस तरह आपके पास आंसर आएगा क्या, ये देखिए अंडर रूट मैंने लिया सी स्क्वायर बार इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT ओवर अंडर रूट 3RT ओवर आपके पास आएगा कैपिटल M। अब इस टर्म को आपने किस तरह निकालना है, ध्यान से देखना है। मेरे पास क्लैशियस इक्वेशन क्या है, मेरे पास गैस इक्वेशन क्या है, मेरे पास काइनेटिक इक्वेशन क्या है, ये है PV इज इक्वल टू 1/3mNc स्क्वायर बार। मैं इसको पहले लिखता हूं, ये देखिएगा PV इज इक्वल टू 1/3m स्मॉल m कैपिटल N C स्क्वायर बार। और दूसरी मेरे पास कंपैरिजन इसका किससे करना है, मैंने जर्नल गैस इक्वेशन से। तो जर्नल गैस इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। ओके, अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बराबर होना, तो दूसरे वाली ओपोनेंट जो आपके पास साइड होती हैं वो भी बराबर आती हैं और आनी भी चाहिए। ओके, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड हमारी बराबर आनी चाहिए। तो हम राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की लिख लेते हैं। पहले आप फर्स्ट वाली इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखो। चलिए मैं सेकंड वाली इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिख लेता हूं। कैसे मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ nRT इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास 1/3mNc स्क्वायर बार। अब मुझे एक बात बताएं, nRT राइट हैंड साइड पे मैंने स्मॉल n क्या ज़ाहिर करता है, नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे ही R जर्नल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 1/3 ऐसे कैसे m मींस मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसके अंदर मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो कि पहले मॉलिक्यूल का मैस था हमारे पास 10, दूसरे का 20, तीसरे का 30 और चौथे का 40 एंड सो ऑन। और n कैपिटल N हमें क्या ज़ाहिर करता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 8 हैं। और C मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको पता चल गया। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने ये इक्वेशन बनानी है और आपने इसको मतलब प्रूव करके बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, स्मॉल n का क्या मतलब है, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल किस तरह निकलते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऐसा ही है ना, चैप्टर 1 है आपका, बार बार आपको मैं चैप्टर 1 से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, मैं अगर ये लिखना चाहूँ, मैं चले मैं ना यहाँ पे आता हूँ, मैं अगर ये लिखना चाहूँ स्मॉल m जो कि आपका मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल M मोलर मास, आपको मैं लिख देता हूँ RT इज इक्वल टू 1/3mNc स्क्वायर बार। अब यहां से मुझे C स्क्वायर साइड पे चाहिए, लेकिन एक बात देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है ये राइट हैंड साइड पे जो मैंने स्मॉल m और कैपिटल M लिखा है ना, ये मैंने गलत लिखा है। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे पास सिलेंडर में टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 8। मेरे पास एक गैस के मॉलिक्यूल का मास मौजूद है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ऐसा ही है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं टोटल मास निकालना चाहता हूं कि मेरे पास, ये तो मैंने टोटल आपको जमा करके बता दिया ना कि 360 है, ये तो मैंने खुद से ज्यूम किया। लेकिन अगर आपके पास इन्फिनिट गैस के मॉलिक्यूल्स हो तो फिर आप कैसे उनको जमा करोगे, आप तो कभी भी नहीं जमा कर पाओगे। तो वहां पे आपको, आपने अगर टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, मोलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ मोल से। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल तो मैंने हटा ही दिया, तो इसका मतलब मुझे n को और नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल M कैपिटल N से। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को ये लिखूंगा स्मॉल m कैपिटल N उसके साथ ही डिवाइडेड बाय
कैपिटल एम आर टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 स्मॉल एम कैपिटल एन सी स्केयर बार। अब ये कैपिटल एन और ये एम एन और ये एम एन दोनों तरफ कट गई। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रहा, आर टी ओवर कैपिटल एम इज इक्वल टू 1/3 सी स्केयर बार। अब 1/3 आपको पता है डिवाइड हो रहा है और उस तरफ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 स्टूडेंट्स 3RT ओवर कैपिटल M इज इक्वल टू सी स्केयर बार। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3RT ओवर कैपिटल M इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्केयर बार। और इसको आप रिवर्स करके इस तरह में लिख सकते हो, सी स्केयर बार अंडर रूट सी स्केयर बार इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT ओवर कैपिटल M। ले स्टूडेंट्स मैंने प्रूव करके भी आपको बता दिया, अच्छी तरह इसको आपने देखना। ये है आपकी काइनेटिक इक्वेशन यानी कि गैस इक्वेशन, यानी कि आपके पास गैसियस गैस इक्वेशन। ये वीडियो कंप्लीट थी, अभी ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि आपने इस इक्वेशन की मदद से, ये जो आपके पास 1/3 वाली है, इस इक्वेशन की मदद से आपने किस तरह बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, डॉल्टन लॉ और ग्राहम्स लॉ की तमाम इक्वेशंस को बराबर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले लेक्चर भी हैं, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और ज्यादा से ज्यादा देखा करें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक जेन्युइन सी बात बताऊं, 1 मिनट आपका लूंगा। देखिए ये जो ना एजुकेशन है ना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखो मिल रही है। यहाँ पे जब इंसान खड़ा होता है ना, आप सुनते हो ना, आपको सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, सारी चीजें बहुत इजी हैं, लेकिन आपके लेवल तक जाके आपको समझाना पड़ता है कि नहीं, जब हम आपकी तरह थे हमें किन किन चीजों में कैसे कैसे डिफिकल्टी आती थी। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होती है कि आपको उन चीजों में डिफिकल्टी नहीं आने देनी। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखा करें, बार बार वीडियोस को देखा करें, आपका फायदा है। आपसे ना हमारे व्यू बढ़ जाने हैं, ना मैंने कोई लाख व्यू मैंने नहीं क्रिएट कर लेना आपके देखने से बार बार। इन तमाम चीजों में आपका ही फायदा है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।